नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और यूसेट की तैयारी में लगे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यूसेट पेपर वन, यूनिट वन, टीचिंग एप्टीट्यूड से। तो सबसे पहले यहाँ पर है शिक्षण। शिक्षण का अर्थ होता है टीचिंग, अर्थात जब हम किसी को पढ़ाते हैं तो वह हम क्या कर रहे हैं, टीचिंग। और अभिवृत्ति, अभिवृत्ति जिसे कहा जाता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का अर्थ होता है किसी कार्य को कर पाने की क्षमता। तो इसका अर्थ है कि टीचिंग एप्टीट्यूड का अर्थ यह होता है कि यदि हम किसी को शिक्षित कर सकते हैं या सिखा सकते हैं तो हमारी यह क्षमता कहलाएगी टीचिंग एप्टीट्यूड। तो यहाँ पर सबसे पहले है शिक्षा का मूल अर्थ। तो शिक्षा का जो मूल अर्थ होता है वह होता है ज्ञान प्राप्ति करना, अर्थात ज्ञान को प्राप्त करना। यहाँ पर दूसरा है शिक्षण। शिक्षण है शिक्षा प्रदान करना। यदि हम बात करें शिक्षा के उद्देश्य की, तो शिक्षा का जो मेन उद्देश्य होता है वह क्या होता है कि जो शिष्य है उसके ज्ञान और व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना, अर्थात एक सकारात्मक बदलाव जो हम चाहते हैं। बात करें 1996 में डॉलर कमीशन जो कि स्थापित किया गया था यूनेस्को द्वारा, इसकी एक रिपोर्ट थी लर्निंग द ट्रेजर विद इन। इसमें कहा गया था कि हमें शिक्षार्थियों में निम्नलिखित मूल्य विकसित करने चाहिए। ठीक है? तो सबसे पहले बात की गई मानवाधिकार की, फिर है कि व्यक्ति के अंदर, शिक्षार्थी के अंदर सामाजिक उत्तरदायित्व की भावनाएं, सामाजिक समानता की भावना, लोकतंत्र भागीदारी, सहिष्णुता, शांति, पर्यावरण संरक्षण, अहिंसा और प्रेम। तो अर्थात जब आप शिक्षण करें तो बच्चों के अंदर ये सारे गुण विकसित होने चाहिए। यह शिक्षा का एक लक्ष्य रहा। इसके बाद बात करते हैं शिक्षण की। तो जो टीचिंग होती है उसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक है औपचारिक, जिसे आप कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन, और दूसरी है अनौपचारिक, नॉन फॉर्मल। पहले बात कर लेते हैं औपचारिक की, सॉरी, अनौपचारिक की। तो जो अनौपचारिक है वह हमें बचपन से ही मिलना प्रारंभ हो जाती है, परिवार से, समुदाय से। यह आरंभिक वर्षों में दी गई शिक्षा होती है। जैसे कि आप देखते हैं बचपन में माता-पिता, भाई-बहन, बड़े जो हैं घर में, हम सबसे कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। फिर आजू-बाजू में जो हमारी सोसाइटी होती है उसके द्वारा भी हम कुछ सीख रहे होते हैं। दूसरी ओर देखा जाए तो औपचारिक शिक्षा जो हमें मिलती है शिक्षण संस्थानों से, स्कूल से, बाद में कॉलेजेस से, और इसमें योगदान रहता है हमारे शिक्षकों का। और औपचारिक शिक्षा में आपसे कोई फी भी ली जाती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में तो ऐसा देखने को नहीं मिलता कि परिवार आपसे कोई फीस ले। जबकि औपचारिक शिक्षा में कुछ नियम हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है, अनौपचारिक में ऐसा कुछ नहीं। इसके बाद बात करते हैं शिक्षण से संबंधित कुछ अवधारणाओं की। शिक्षण के तीन आधार हैं। सबसे पहला है क्यों, कैसे और क्या। ये तीनों प्रश्न शिक्षण के तीन आधार हैं। क्यों का जो उत्तर है वह दिया जाता है दर्शन शास्त्र से, कैसे का मनोविज्ञान से, तथा क्या का समाजशास्त्र से। यहाँ पर कुछ अवधारणाएं देखते हैं। सबसे पहले है आदर्शवाद। आदर्शवाद को बोलते हैं आइडियलिज्म। इसमें होता क्या है, यह नैतिक मूल्यों, आध्यात्मिकता, आत्म अनुभूति, आत्म अनुशासन, व्यक्ति के उन्नयन पर बल देता है। आदर्शवाद, जैसे आपने, आप किसी को आदर्श अपना मानते होंगे, तो आदर्शवाद का अर्थ क्या है कि आपके उच्च जो नैतिक मूल्य होते हैं, आध्यात्मिकता, आत्म अनुभूति, सेल्फ डिसिप्लिन जिसे आत्म अनुशासन कहते हैं, और यह सब किस पर बल देता है, व्यक्ति के उन्नयन पर, कि व्यक्ति का एक विकास होगा। इसके बाद दूसरी अवधारणा की बात करें तो यह है प्रकृतिवाद, जिसे नेचुरलिज्म भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया जाता है कि जो प्रकृति है वही शिक्षक भी है। यहाँ पर पुस्तकीय जो ज्ञान है उस पर कम बल दिया जाता है। आप जो सीखें वह प्रकृति से सीखें, क्रियाओं द्वारा सीखें, एक्टिविटीज के थ्रू।
अनुभव के थ्रू, आपको जो एक्सपीरियंस हुआ है आप उससे सीखें। इंद्रियों द्वारा शिक्षण, क्रीड़ा, खेलकर। ह्यूरिस्टिक डाल्टन द्वारा प्रस्तावित जो शिक्षण विधियां हैं वह प्रकृतिवाद पर ही आधारित है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर प्रकृतिवाद से संबंधित आए तो यहाँ पर आप ह्यूरिस्टिक डाल्टन द्वारा प्रस्तावित शिक्षण विधियां उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद बात करें प्रयोजनवाद की, जिसको बोलते हैं प्रैग्मेटिज्म। इसके जो प्रतिपादक हैं वह हैं जॉन डेवी। आप इस चीज को कहीं पर लिख लीजिएगा, या तो अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप नोट्स भी बना सकते हैं साथ साथ। यहाँ पर क्रियाशीलता तथा व्यवहारिकता का महत्वपूर्ण स्थान है प्रयोजनवाद में। इसे प्रयोगवाद भी कहते हैं। तो पेपर में कभी आ सकता है कि प्रयोजनवाद और प्रयोगवाद एक ही हैं या नहीं, तो ऐसे इन चीज को आप ध्यान से देखें। ऐसे ही क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। पूर्व निश्चित आदर्शों या सत्य का इसमें कोई स्थान नहीं। देखिए, पहले आपको क्या आदर्श पता है कि ऐसा होता है, इससे इसमें कोई मतलब नहीं है। या पहले का कोई सत्य है, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब केवल किससे है कि आप जो भी करेंगे, जो भी एक्टिविटी, तो उससे आपको कुछ अनुभव होगा। तो अनुभव ही सब मूल्य की क्या है, कसौटी है। लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, आप अपने एक्सपीरियंस से सीखें। और इसी अवधारणा के तहत एक्टिविटी स्कूल सिस्टम आया है। तो अगर पेपर में आ जाए कि एक्टिविटी स्कूल सिस्टम किसके बेस पर बना है, तो यह है प्रयोजनवाद। ठीक है, आगे चलते हैं। अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशियलिज्म, जिसके प्रतिपादक रहे हैं किरकेगार्ड। ठीक है, ये बहुत बड़े दर्शन शास्त्री कह सकते हैं आप इन्हें। इन्होंने कहा था, मेरा अस्तित्व है क्योंकि मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मेरा अस्तित्व है। तो यहाँ पर बात यह हो रही है कि व्यक्तिवाद पर बल दिया जा रहा है कि मैं हूँ, मैं एग्जिस्ट करता हूँ, इसीलिए तो मैं सोचता हूँ। और अगर मैं सोच पा रहा हूँ तो इट मीन्स कि मेरा अस्तित्व है। तो यहाँ पर व्यक्तिवाद पर अधिक बल दिया गया है। और इसका जो मूल मंत्र है वह है स्वयं को जानो। ठीक है, इसके बाद हमारे यहाँ, आप जानते ही हैं, योग एक बहुत बड़ी परंपरा है पहले से ही। योग शास्त्र के जो रचयिता हैं वह है ऋषि पतंजलि। और योग के 8 घटक हैं। ठीक है, यह है यम, जिसे आत्मनियंत्रण भी कहा जाता है, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और कहा जाता है कि जो यह पूर्ण रूप से सीख लेता है, अर्थात जिसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि सब सीख लिया, उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो यह थी कुछ अवधारणाएं शिक्षण से संबंधित। अब बात करते हैं शिक्षण के मूलभूत प्रतिरूप के बारे में, शिक्षण के जो मॉडल्स हैं उनके बारे में। तो मेनली जो 2 मॉडल हैं, पहला है प्रशिक्षित केंद्रित, सॉरी, प्रशिक्षक केंद्रित, जिसे कहा जाता है पेडागॉजिकल अप्रोच। इसमें क्या होता है, यह एक परंपरागत दृष्टिकोण है जो पहले से चला आ रहा है। इसमें होता क्या है कि जो शिक्षक है उसका शिक्षण अर्थात टीचिंग, अधिगम अर्थात लर्निंग। ये शब्द आप याद रखिएगा, अधिगम बहुत बार आने वाला है। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। शिक्षक का शिक्षण और अधिगम लर्निंग, इस प्रक्रिया में पूरा नियंत्रण रहता है। मतलब टीचर मेन बिंदु है और स्टूडेंट उसके बाद। जबकि दूसरी ओर देखा जाए तो यह शिक्षार्थी केंद्रित, जिसे कहा जाता है एंड्रागोजिकल अप्रोच। इसमें क्या होता है, जो शिक्षार्थी है वह आत्मनिर्देशित होता है। उसे पता है उसे क्या क्या करना है, और वह अपना स्वमूल्यांकन भी कर लेता है। जैसे कि आजकल आप देखते हैं कि ऑनलाइन कोर्सेज बने हुए होते हैं। तो ऑनलाइन कोर्सेज में आजकल बच्चा क्या करता है, अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई करता है। उसे कब पढ़ना है, कैसे करना है, फिर वो टेस्ट सीरीज को सॉल्व करता है और उसके रिजल्ट के थ्रू अपना स्वमूल्यांकन खुद ही कर लेता है। तो यहाँ पर सारी जो चीजें हैं वो किसके पक्ष में है, स्टूडेंट के पक्ष में। वो जिस तरीके से चाहता है वो वैसे पढ़ाई कर रहा है। वह कब पढ़ना चाहेगा वह टाइम डिसाइड खुद कर सकता है। वह क्या पढ़ेगा वह डिसाइड कर सकता है। कब टेस्ट सीरीज देगा, अपने आप का वैल्यूएशन भी खुद ही कर लेगा।
तो यह है शिक्षार्थी केंद्रित। और आजकल देखा जा रहा है वैसे भी कि शिक्षार्थी केंद्रित ही पढ़ाई करवाई जा रही है। कोशिश की जा रही है कि छात्र को आसानी से चीजें समझ में आए। जबकि जो प्रशिक्षक केंद्रित है, यह एक परंपरागत दृष्टिकोण है जो हमेशा से चला आ रहा है और यह अभी भी चलता है। जैसे आप स्कूल में जाते हैं, अगर टीचर पूरी क्लास को कंट्रोल कर रहे हैं तो वह क्या है, प्रशिक्षक केंद्रित ही तो है। जबकि आप देखते हैं ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं, यह थोड़ा शिक्षार्थी केंद्रित चीजें हैं। या आजकल आप एक डिस्टेंस लर्निंग भी देखते होंगे, वहां पर भी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं शिक्षण के विभिन्न स्तरों के बारे में। तो यह है लेवल्स ऑफ टीचिंग। यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो स्तर होता है वह होता है स्मृति स्तर, जिसे कहा जाता है मेमोरी लेवल। दूसरा है अवबोध स्तर, जिसे कहा जाता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। तीसरा है चिंतन स्तर, जिसे कहा जाता है रिफ्लेक्टिव लेवल। आप इन्हें इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा, क्योंकि होता क्या है कि हिंदी माध्यम में जैसे ही चीज़ें ट्रांसलेट होकर आती हैं तो थोड़ी समस्या ज़्यादा हो जाती है। तो आप इंग्लिश हिंदी दोनों में याद रखें इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, एग्जाम में आपको हेल्प होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मृति स्तर अर्थात मेमोरी लेवल की। तो जो मेमोरी लेवल है, इसके जो मुख्य प्रस्तावक हैं वो कौन है, हर्बर्ट। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें क्या कराया जाता है, रॉट लर्निंग। रॉट लर्निंग क्या होता है, रट्टा मारना। तथ्य कंठस्थ आपको याद करने हैं, जैसे हम करते हैं ना, बचपन से सीखते हैं चीजें, रट्टा मारते हैं। जैसे हमने पहाड़े भी याद किए होंगे, बार 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 बस उन्हें दोहराते रहना और कंठस्थ कर लेना। या हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में आपने कुछ फैक्ट हमेशा से याद रखे होंगे। ऐसे करके बहुत सारी चीजें जो आपने केवल कंठस्थ करी हैं, समझी नहीं है, केवल कंठस्थ कर लिया है। यह एक उद्दीपन प्रतिक्रिया होती है। और इसकी जो मूल्यांकन प्रणाली होती है, उसमें मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न और निबंध प्रश्नों की सहायता से आपका वैल्यूएशन किया जाता है। दूसरी हमने बात की थी अवबोध स्तर की, जिसे कहा जाता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसके जो प्रतिपादक हैं वह कौन है, मॉरिसन। और मॉरिसन क्या कहते हैं कि याद करना तो ठीक है, आपने मेमोराइज कर लिया चीजों को, बट अब उसका इनसाइड भी जरूरी है। अर्थात याद करने के साथ साथ उसको समझना भी जरूरी है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है इस प्रकार विषय में दक्षता तथा सामान्यीकरण की क्षमता का विकास करना आपको आ जाएगा। आपने चीज को याद किया और अब उसे समझ लिया। ठीक है। तथ्यों को आत्मसात करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मूल्यांकन में निबंध प्रकार के प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी शामिल कर लिए जाते हैं। थर्ड हम बात कर रहे थे चिंतन स्तर की, जो बताया किसने, हंट ने। और इसमें क्या है, जो शिक्षण का यह उच्चतम स्तर है, अर्थात इसमें स्मृति स्तर को भी आप जोड़ लीजिए, फिर अवबोध स्तर को भी जोड़ लीजिए। यह दोनों चिंतन स्तर में शामिल होंगे। तो इसका दृष्टिकोण होता है समस्या केंद्रित, कि क्या समस्या है और हमें उसको कैसे सुलझाना है। तो हम उसके लिए फिर चिंतन करेंगे कि इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। कक्षा का जो इसमें वातावरण होता है वह मुक्त होता है और स्वतंत्र होता है। तो यहाँ पर आप, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखेंगे। स्मृति जो स्तर होता है उसमें क्या-क्या होता है और इसका प्रतिपादक या प्रस्तावक कौन था, अवबोध स्तर का, चिंतन स्तर का। ठीक है, चलते हैं आगे। इसके बाद बात करते हैं पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्चा की। पाठ्यक्रम शब्द आपने कई बार सुना होगा, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सिलेबस, और पाठ्यचर्चा जिसे कहा जाता है करिकुलम। दिखने में दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं, किंतु है नहीं। तो जान लेते हैं क्या क्या होता है पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या। तो पाठ्यक्रम की अगर आप प्रवृत्ति देखें तो यह वर्णनात्मक होता है। वर्णनात्मक का अर्थ क्या है, कि जैसे आपने देखा होगा कि आपके पास एक सिलेबस रहता है, कि आपके पास ये सब आएगा और ये सब वर्णित होता है और इसी का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया होता है। पाठ्यचर्या जो है यह निर्देशात्मक है, इसमें आपको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि क्या क्या करना है। ये किसके लिए होता है,
जो पाठ्यक्रम होता है वह केवल सब्जेक्ट के लिए होता है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पर्टिकुलर आपने सिलेबस देखा होगा, जैसे मैथ्स का अलग होता है, साइंस का अलग होता है, सारे विषयों का अलग। किंतु जो पाठ्य चर्चा है वह पूरे कोर्स के लिए होती है, ठीक है। जब से आपने एडमिशन लिया है और जब तक आप पास आउट होंगे पूरा तब तक। इसका विषय क्षेत्र क्या है? तो जो पाठ्यक्रम है वह संकुचित है और पाठ्य चर्चा जो है वह क्या है, विस्तृत है। आप ऐसे मान सकते हैं, जैसे ये तो है सिलेबस और ये है करिकुलम, अर्थात करिकुलम बड़ा है और सिलेबस उसी हिसाब से छोटा है। कौन सेट करता है? तो जो पाठ्यक्रम है वह परीक्षा बोर्ड सेट करता है, जबकि जो पाठ्य चर्चा होती है वह कौन तय करता है? सरकार या उच्च शिक्षण संस्थान जो होते हैं वह। इसकी अवधि क्या होती है? तो आपने ज़्यादातर तो देखा होगा सिलेबस, जैसे आप क्लासेस में भी होते हैं तो ज़्यादातर तो 1 वर्ष का ही होता है कि 1 साल आपको ये पढ़ना है। जबकि अगर आप बात करें करिकुलम की तो वो आपको पूरा कोर्स समाप्ति तक पढ़ना होता है। कहने का मतलब है, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं सब कुछ है वह पूरे जितने वर्ष का आपका कोर्स होगा तब तक चलता ही रहेगा। बात करें समरूपता की, तो विभिन्न अध्यापकों के लिए विभिन्न विभिन्न सिलेबस होते हैं। आपने देखा है ना, हर सब्जेक्ट का सिलेबस अलग ही होता है। लेकिन जो पाठ्य चर्चा है वह सभी अध्यापकों के लिए कैसी है? समान है। सबको सेम मेथड फॉलो करना है। इसके बाद बात करें, शिक्षण में गतिशील वातावरण होता है, यह तो आपको पता ही है, शिक्षण बदलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के चरों की बात की गई है। पहला चर है स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर कौन होता है? शिक्षक। वह स्वतंत्र हैं, वह अपने अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं चीज़ों को, ठीक है। दूसरा क्या है? आश्रित चर। आश्रित चर कौन होता है? शिक्षार्थी, जो कि टीचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। टीचर उसे पढ़ाएंगे तो शिक्षक के द्वारा जो चीज़ें पढ़ाई गई होंगी उससे शिक्षार्थी सीखेगा। इसके बाद क्या है? हस्तक्षेप चर। हस्तक्षेप चर क्या होता है? जैसे कि पाठ्य वस्तु क्या है, शिक्षण की विधियां क्या क्या हैं, टीचर कौन से मेथड से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। शिक्षण युक्तियां क्या क्या हैं, शिक्षण व्यू रचनाएं क्या क्या हैं, ठीक है, मतलब सामग्री क्या क्या होगी जिनके थ्रू टीचर पढ़ाएंगे। तो ये होते हैं हस्तक्षेप चर। तो पेपर में आ सकता है कि पाठ्य वस्तु किस चर में होती है, तो स्वतंत्र, आश्रित या हस्तक्षेप, ठीक है। वैसे ये बहुत बेसिक सवाल है, पर फिर भी प्रश्न तो किसी भी प्रकार के आ सकते हैं। इसके बाद है शिक्षण का राजनीतिक वातावरण। तो एक होता है एक तंत्र शासन, एक ही का शासन है जहाँ। एक है लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब जहाँ टीचर स्टूडेंट दोनों में एक तरीके से क्या हो रही है, वार्ता हो रही है। और एक है हस्तक्षेप रहित, जहाँ कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, ठीक है। इसके बाद बात करें शिक्षण में जो चर हैं, ये जो हमने बात की, स्वतंत्र चर और आश्रित चर या हस्तक्षेप, तो इनके कार्य क्या क्या हैं? तो सबसे पहले देखते हैं कार्य। पहला है निदानात्मक क्रिया, जिसको कहा जाता है डायग्नोस्टिक फंक्शन। तो इसमें कहा जाता है कि जो छात्र है वह क्या है? छात्र अद्वितीय होता है, ठीक है, अर्थात यूनिक होता है। अब हमें क्या पता करना है कि छात्र को क्या आता है और क्या नहीं। जब हम किसी शिक्षक जब कोई शिक्षक किसी छात्र को पढ़ाता है तो हम क्या देखते हैं कि छात्र को क्या आता है और क्या नहीं। इस चरण में जो शिक्षक होता है वह बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है, ठीक है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। दूसरा है उपचारात्मक क्रिया। उपचारात्मक का अर्थ है प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन। इसमें क्या होता है? जब निदानात्मक क्रिया हमने की तो हमने देखा कि बच्चे में क्या-क्या कमियां हैं और उन कमियों को अब हम कैसे दूर करें। और कैसे ये दूर होगा? शिक्षक के अनुभव से, उसके पूर्व ज्ञान से, छात्रों की जो प्रकृति होगी वह समझ में आएगी, शिक्षण के लिए जो जो सहायता सामग्री होगी उसकी हेल्प से हम ये बदलाव लाएंगे, ठीक है। थर्ड देखें अगर हम, तो वह है मूल्यांकन क्रिया। मूल्यांकन मतलब इवेल्युएशन जो होता है, इवेल्युएटिव फंक्शन। तो इसमें हम ये देखेंगे कि ये जो हमने उपचार किया, तो उपचार करने के बाद क्या छात्र में कोई परिवर्तन आया या नहीं। तो सबसे पहले निदानात्मक क्रिया में हम क्या देखते हैं कि छात्र को आता क्या क्या है। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं उपचारात्मक में कि इसमें
जो जो कमियां हैं उसको हम कैसे दूर करें। और थर्ड जो मूल्यांकन क्रिया है, उसमें हम ये चेक करते हैं कि रिजल्ट जब उसका हम निकालते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि उसमें कोई चेंज आया भी है या नहीं। ठीक है, तो ये है शिक्षण में चरों के विभिन्न कार्य। चलते हैं आगे। इसके बाद है तीन पॉइंट है। एक है शिक्षण, टीचिंग, अनुदेश जो होता है इंस्ट्रक्शन, अधिगम अर्थात लर्निंग। शिक्षण क्या है? शिक्षण क्या करता है? एक परस्पर संवाद स्थापित करता है। किसके मध्य? हमारे जो शिक्षार्थी हैं और जो समाज है उसके बीच एक परस्पर संवाद स्थापित करता है। इसमें अनुदेश होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं, और इससे क्या होता है? ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और ये जो पहलू हैं इनका विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक। अनुदेश की अगर बात करें तो यह पारस्परिक अंतःक्रिया की इसमें कोई संभावना नहीं होती। इसमें कोई लर्निंग भी नहीं होती क्योंकि इसमें केवल इंस्ट्रक्शन है। इससे आपका केवल कौन सा पक्ष बढ़ेगा? ज्ञानात्मक पक्ष जो होगा उसका विकास होगा। बात कर लेते हैं अधिगम की। तो अधिगम में क्या होता है? अधिगम है ही किस लिए? आपके व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए। अधिगम के लिए शिक्षण अर्थात जो टीचिंग है और जो इंस्ट्रक्शन है वह सहायक होते हैं, किंतु आवश्यक नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको अगर लर्निंग करनी है तो आप प्रकृति से भी सीख सकते हैं। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि किसी के अनुदेश की को आवश्यकता हो या शिक्षण की आवश्यकता ही हो। शिक्षण और अनुदेश इसमें सहायक है किंतु आवश्यक नहीं है। आगे बात करें, शिक्षण और अनुदेश के प्रभाव का परिणाम होता है अधिगम। ठीक है, तो यह है तीन अंतर अलग अलग शिक्षण, अनुदेश और अधिगम में। इसके बाद है शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वह है ब्लूम द्वारा जो निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया था। यह किया गया 1956 में, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है 3H। जो ये 3H हैं वह क्या क्या है? हेड जिसे कहा जाता है ज्ञानात्मक, हार्ट जिसे कहा जाता है भावनात्मक, हार्ट, और थर्ड है हैंड जिसे कहा जाता है मनो संचालित। ठीक है, तो यह है 3H। तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके तीनों के बारे में। सबसे पहला है ज्ञानात्मक जिसे कहा जाता है कॉग्निटिव। इसमें क्या होता है? अगर हमको बौद्धिक क्षमता के विकास करना है तो यह 6 स्तरों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले है ज्ञान। ज्ञान क्या होता है? जानकारी या सामग्री को याद रखना। ठीक है, कोई भी चीज जो हम सीख रहे हैं उसको याद रखना। दूसरा क्या है? बोध। बोध मतलब उसे समझना। थर्ड है उपयोग जिसे कहा जाता है एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या है कि जो चीज आपने सीखी उसे आपको अब अप्लाई भी करना है, उसका उपयोग भी करना है कि वो कहाँ पर इस्तेमाल होता है। इसके बाद है विश्लेषण जिसे कहा जाता है एनालिसिस। तो जितनी भी आपके पास सूचनाएं हैं उनको छोटे छोटे घटकों में तोड़ना और एक एक पर बारीकी से अध्ययन करना। उसके बाद है सिंथेसिस। जो जो घटक आपने तोड़े उनको बारीकी से सीखा, अब उन सबको आपने मर्ज कर दिया, आपस में मिला दिया, तो यह हुआ संश्लेषण। और लास्ट में है मूल्यांकन। मूल्यांकन अर्थात इवैल्यूएशन। इसमें क्या होता है कि जो भी आपने प्रयोजन जो आपका था उसमें जो भी आपने तरीका यूज किया या जो भी सामग्री, उसका मूल्यांकन। ठीक है, अगला है भावात्मक जिसे कहा जाता है अफेक्टिव। तो इसमें क्या क्या है? इसमें मुख्य रूप से जो मनोदृष्टि होती है या जो हमारा मनोभाव अर्थात जो हमारा एटीट्यूड होता है या जो मोटिवेशन है, जो चीज हम सीखते हैं उसका महत्व जानना, और जीवन में अनुशासन जैसे मूल्य कैसे जुड़े इस चीज को देखना। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या है? रिसीविंग अर्थात आग्रहण। आग्रहण क्या होता है? किसी चीज को सुनने की इच्छा। दूसरा है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया क्या होती है कि जब कोई भी चीज हम करते हैं तो उसको रिस्पॉन्ड करना, जो भी हमने सीखा है उसके प्रति। ठीक है,
फिर है वैल्यूइंग, ये होता है आकलन, जो हम सीख रहे हैं उसका महत्व क्या क्या है। और बाद में है उसको संयोजित करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, और लास्ट में है उसका निरूपण करना। ठीक है। थर्ड है मनोसंचालित, जिसे कहा जाता है साइकोमोटर डोमेन। तो इसमें सबसे पहले है प्रतिरूपता, जिसे कहते हैं इमिटेशन। जैसा आपको किसी ने सिखाया है, तो वैसा ही आप उसको अपनाने का प्रयास करते हैं, सेम टू सेम। इसको कहा जाता है इमिटेशन। दूसरा है कार्य साधन या हस्त कौशल। यह क्या होता है? इसमें जो शिक्षार्थी है वह प्रयोग करता है। प्रयोग कैसे करता है? मशीनरी, उपकरण और इन सब का प्रयोग करने का प्रयत्न करता है, ताकि उसका जो कॉन्फिडेंस है वह बढ़े। अगला है परिशुद्धता। परिशुद्धता का अर्थ होता है कि आप जितनी बार किसी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, आप उसमें उतने ज़्यादा एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। इसके बाद है स्पष्ट अभिव्यक्ति। यह भी किस पर डिपेंड करेगा? जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, आप उतना स्पष्ट चीज़ों को बता पाएंगे या कर पाएंगे। और लास्ट में है प्रकृतिकरण। इसका अर्थ है कि जो चीज़ आपने सीखी है, उसको आप पूरी तरीके से क्या कर लें? अडैप्ट कर लें, और बाद में फिर अगर आप चाहें तो उसमें मॉडिफाई भी कर पाएँ उसको, और नई चीज़ें भी डिज़ाइन कर पाएँ। अर्थात उसके गुणों से अपने आप को आत्मसात कर लेना, अपने आप को उससे पूरी तरीके से जोड़ लेना। ठीक है? 2001 में क्या होता है? एंडरसन कर्टवुल इसमें संशोधन करते हैं, और वह क्या कहते हैं? ज्ञान को सोचने का परिणाम वो मानते हैं। ठीक है? ज्ञान को सोचने का परिणाम। तो यहाँ पर वह क्या करते हैं? समझ की जगह बोध शब्द का प्रयोग करते हैं, और संश्लेषण की जगह सृजनात्मकता का प्रयोग करते हैं। ठीक है? जो ब्लूम ने दिया था, उसमें जहां पर समझ था वहां पर इन्होंने बोध रख दिया, और जहां पर संश्लेषण था वहां पर सृजनात्मकता को रख दिया। ठीक है? इसके बाद बात करें ज्ञान के चार आयामों की, तो ये होते हैं तथ्यात्मक, फैक्ट जो होते हैं, फिर होते हैं वैचारिक, फिर उसके बाद होते हैं प्रक्रिया, और फिर लास्ट में होता है मेट कॉग्निटिव। तथ्यात्मक तो आपको पता ही है, फैक्ट। वैचारिक, जिस पर आप मतलब विचार करेंगे। प्रक्रियात्मक, क्रिया की जाएगी। और मेट कॉग्निटिव क्या होता है? मेट कॉग्निटिव का अर्थ होता है ज्ञान का ज्ञान, अर्थात जो ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हैं ना, जो ज्ञान है वह कहाँ से मिलता है, तो ज्ञान को कहाँ से प्राप्त किया जाए, तो वह होता है मेट कॉग्निटिव। ठीक है? इसीलिए इसे ज्ञान का भी ज्ञान कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं गैग ने और ब्रिक्स द्वारा जो वर्गीकरण किया है। पहला हमने पढ़ा था ब्लूम, और दूसरा है गैग और ब्रिक्स या ब्रिक्स। ठीक है? तो सबसे पहले ये कहते हैं बौद्धिक कौशल। बौद्धिक कौशल क्या होता है? कि वह कौशल जो समस्याएं सुलझाने में प्रयोग होता है। दूसरा है ज्ञानात्मक रणनीतियां। टीचिंग एप्टीट्यूड डेवलप करने के लिए जो जो टेक्निक चाहिए होती हैं, वो सब इसमें आती हैं। ठीक है? थर्ड है मौखिक सूचना। इसके बाद है संचालन तंत्र और शारीरिक क्षमता। जब हम कोई काम करते हैं, तो हम उसमें कैसे सामंजस्य बैठाते हैं। ठीक है? जैसे आपने देखा होगा बाइक चलाते हैं, तो अब आपको ये नहीं देखना पड़ता कि मुझे सामने देखना है, कब गियर बदलना है, कहाँ पर ब्रेक मारना है। ये सब कुछ आपकी गाड़ी चलाते समय ऑटोमेटिकली होता रहता है। तो ये सामंजस्य जो बैठता है वह आता है किसमें? संचालन तंत्र और शारीरिक क्षमता में। और लास्ट है एटीट्यूड, जिसे कहा जाता है मनोदृष्टि, जो आपकी मानसिक स्थिति को बताता है कि आप किसी चीज के जो टूवर्ड है कैसे देखते हैं। ठीक है? इसके बाद है शिक्षण के महत्वपूर्ण कारक, शिक्षण सूत्र। ठीक है? इसको इंग्लिश में कहा जाता है मैक्सिम ऑफ टीचिंग। तो देखिए जो टीचिंग है वो है क्या? सरल से जटिल की ओर। सरल से जटिल की ओर, अर्थात पहले टीचर क्या करे? बच्चों को सरल चीजें बताए, और सरल चीजों के बाद फिर वहां से उसको जटिलता की ओर ले जाए। फिर है ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसमें छात्र को जिस जिस चीज का ज्ञान पहले से है, पहले उससे वो बात की जाए, और फिर उसे ले जाया जाए उस तरफ जो आप समझाना चाहते हैं। ठीक है? जैसे कि अगर आप किसी बच्चे को कुछ समझाना चाहते हैं, तो उसे ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो उसको ज्ञात है। ठीक है? तो वह जल्दी सीखेगा। फिर है मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त अर्थात
कि आपको जो भी चीज़ आप उसके समझाएँ, उसको आप कोई चार्ट के थ्रू समझाएँ या कोई एग्ज़ाम्पल दें, ठीक है? जब आप उसको किसी मूर्त चीज़ के बारे में बताएँगे, उसके बाद आप उससे सूक्ष्म चीज़ों की ओर भी बढ़ सकते हैं। अगला है अनिश्चित से निश्चित की ओर। शुरू में जब छात्र को आप कुछ भी सिखाते हैं, तो वह इतना मैच्योर तो होता नहीं है कि आपकी हर बात समझे। लेकिन जैसे-जैसे उसके विचार क्लियर होते रहेंगे, वैसे-वैसे वह परिपक्व भी होता रहेगा और चीज़ें उसको समझ आती चली जाएँगी। ठीक है? तो जब तक उसके मन में जो थॉट है, वह परिपक्व नहीं हुए, मतलब अभी क्लियर नहीं है, तो टीचिंग का कार्य क्या है? उसको ये सारी चीज़ें क्लियर करवाना। अगला क्या है? विशेष से सामान्य की ओर। तो पहले तो छात्रों को कैसे उदाहरण दिए जाएँ जो विशिष्ट हैं और बाद में उन्हीं जो उदाहरण हैं, उन्हीं के थ्रू क्या किया जाए? एक सामान्य सिद्धांत स्थापित किया जाए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेब है, वह पेड़ से गिरा, दूसरा सेब है, वह भी पेड़ से गिरा, कोई और चीज़ आपने गिराई। अब आप यहाँ से समझा सकते हो कि ये सारी चीज़ें नीचे ही गिर रही हैं और जब ये नीचे ही गिर रही हैं, तो आप फिर ग्रेविटी के सिद्धांत को समझा सकते हैं कि हर चीज़ नीचे की ओर ही आकर क्यों गिर रही है। इसके बाद है मनोवैज्ञानिक से तार्किकता की ओर। बच्चों को जिस चीज़ का इंटरेस्ट है अगर उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए, ठीक है? विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ये हमने पहली बात की थी कि कोई भी टॉपिक है पहले छोटे-छोटे उसके एक-एक चीज़ के बारे में बात की जाए, फिर बाद में उन सबको जोड़ दिया जाए। इसके बाद है पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर में हम क्या करते हैं? ये बात बताई थी गेस्टाल्ट ने, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पर लिखे भी है मैंने यहाँ पर इंग्लिश वाला सन अगर आप देखेंगे गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट क्या कहते हैं? एक एग्जांपल लीजिए, एक पेड़ है, तो पहले व्यक्ति क्या देखता है? गेस्टाल्ट क्या कहते हैं कि पहले एक छात्र क्या देखता है? जैसे पेड़, तो पहले तो उसने पूरा पेड़ देखा, बाद में आप उसे उसके पार्ट बताते हैं कि कहाँ पर जड़ है, कहाँ पर लीव्स हैं, कहाँ पर तना है, यह सब आप फिर बाद में, तो अर्थात पूर्ण से अंश की ओर। तो ऐसे-ऐसे करके अगर हम एक-एक चीज़ के बारे में डिटेल में बाद में बताएं, तो इससे भी शिक्षण अच्छी तरीके से होता है। इसके बाद क्या है? प्रकृति का अनुसरण। जितना भी संभव हो बच्चे को थ्रू दी नेचर सिखाया जाए, प्राकृतिक वातावरण में सिखाया जाए। इससे वह जल्दी चीज़ों को सीखता है। और जो लास्ट है वह है इंद्रियों का प्रशिक्षण। यह जो सिद्धांत है वह दिया है मॉन्टेसरी और फ्रोएबल ने। तो आप इसको ज़रूर नोट कर लें, मॉन्टेसरी और फ्रोएबल ने। ठीक है? तो इसमें क्या कहा गया कि जो हमारी 5 इंद्रियाँ हैं, वह हमारे ज्ञान के क्या हैं? प्रवेश मार्ग हैं। ठीक है? तो इनका हमें अधिकतम यूज़ करना चाहिए। ठीक है? तो आपने सुना ही होगा कि जो चीज़ हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं और लिखते भी हैं, वो चीज़ें हमें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। तो देखा हुआ, जब आपने उसको विज़ुअलाइज़ भी कर लिया, सुन भी लिया और फिर लिख भी लिया, तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहती हैं, आपने देखा होगा। तो हम अगर अपनी इंद्रियों का अधिकतम यूज़ करें, तो हम चीज़ें सीख सकते हैं। तो यह थे शिक्षण से संबंधित कुछ अवधारणाएँ और कुछ मॉडल्स जो दिए गए। इसके बाद हम कल पहली यूनिट को समाप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे और टीचिंग एप्टीट्यूड समाप्त हो जाएगा, फिर उससे संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।